जी क्लास हमने फिशेस जो है वो स्टार्ट की हुई हैं। इंशाल्लाह ये आज एंड हो जाएंगी। फिशेस जो हैं इसके सेगमेंट जो हमने मेंटेनेंस फंक्शंस स्टार्ट किए हुए हैं। तो फिशेस की अगर बात करें तो हमने इनकी बड़ी डिटेल में इनका इंट्रोडक्शन, फिर सर्वे, फिर क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद बच्चे इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्दर क्लासिफिकेशन और मेंटेनेंस फंक्शन जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। आज का जो हमारा पोर्शन है बच्चे वो नर्वस सिस्टम और सेंसी फंक्शंस, इसके मेंटेनेंस फंक्शंस में अगर बच्चे नर्वस सिस्टम की बात करें फिशेस में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है फिशेस का। जैसे बकिया वर्टिब्रेट्स हैं, यानी इनमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों ही मौजूद होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स, अच्छा पहला सेंटेंस तो बच्चे जो पहला पॉइंट था वो इसके ब्रेन के बारे में है, सॉरी नर्वस सिस्टम के बारे में, कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों ही मौजूद है। दूसरे नंबर पे जो सेंसरी फंक्शन है बच्चे, वहां से हम स्टार्ट करें अगर, सेंसरी रिसेप्टर्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी। सेंसरी रिसेप्टर जो है ना वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है बॉडी के ऊपर, यानी पूरी बॉडी के ऊपर। जैसे हमारे रिसेप्टर जो हैं वो पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है। In addition to generally distributed receptor for touch and temperature, fishes possess specialized receptor for olfaction, vision, hearing, equilibrium and balance, and for detecting water movement. सबसे ज़्यादा कॉमन जो रिसेप्टर्स हैं वो टच यानी महसूस करने के, और टेम्परेचर जो है उसके कॉमन है, यानी पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है। इसके अलावा इनके पास ऑल्फैक्शन, विजन, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस और वाटर डिटेक्टिंग मूवमेंट के रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं। इन केस ऑफ अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तो नेक्स्ट में बच्चे, ये जो अभी जिन रिसेप्टर्स की बात हुई, अब हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ओपनिंग कॉल्ड एक्सटर्नल नेयर्स in the snout of fishes lead to olfactory receptors. Opening called external nares, जो ओपनिंग है नाक की, जिसको नथने बोलते हैं, नोस्ट्रल भी कहते हैं इनको। इन द स्नाउट, थूथनी में, यानी नाक का आगे की तरफ बढ़ा हुआ हिस्सा, और फिशेस लीड टू olfactory रिसेप्टर्स। ये जो दो सुराख है नाक के, ये खुलते किस में है, हत्ता के ये olfactory रिसेप्टर्स के पास पहुंच जाते हैं। इन मोस्ट फिशेस, ज्यादातर फिशेस में, रिसेप्टर्स आर इन ब्लाइंड एंडिंग olfactory sac। वो ब्लाइंड होते हैं, यानी एक तरफा होते हैं, जैसे बंद गली होती है कि आने का रास्ता भी वही, जाने का भी वही, तो इसी तरह ये आगे से जाके ब्लाइंड हो जाते हैं, ब्लाइंड एंडिंग, जैसे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। लेकिन इन अ फ्यू फिशेस द एक्सटर्नल नेयर्स ओपन टू नेजल पैसेज दैट लीड्स टू द माउथ कैविटी। कुछ फिशेस में ये जो नाक के नथने हैं ना, ये हलक में खुलते हैं। नेजल कैविटी जो है वो माउथ कैविटी में, यानी उसके मुंह के अंदर जाके भी खुलते हैं। सेम केस जैसे बच्चे हमारे में है कि हमारे नथने जो है वो हलक में खुलते हैं। अगर हम इनहेलर वगैरह लें तो वो गले में भी महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन recent research has revealed that some fishes rely heavily on their sense of smell। जो recent research है इसके अकॉर्डिंग फिशेज जो है ना वो ज्यादातर रिलाई करती हैं देयर सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की हिस के इस्तेमाल करते हुए।
फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे सॉलमन एंड लैम्प्रे रिटर्न टू स्पॉन इन द स्ट्रीम इन विच दे हैच ईयर अर्लियर। मिसाल के तौर पे सालमन और लैम्प्रेस रिटर्न टू स्पॉन, अंडे देने के लिए इन स्ट्रीम, नदियों का इंतखाब करती हैं, फ्रेश वाटर की तरफ जाती हैं, इन विच दे हैज ईयर्स अर्लियर, वही उसी पानी में यहाँ पे वो सालों पहले जो है वो हैच कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, सालमन और लैम्प्रे जो है रिटर्न टू स्पॉन इन द स्ट्रीम इन विच दे हैच ईयर्स अर्लियर, यानी सालों पहले जो है वो यहाँ पे स्पैन कर रहे होते हैं। For example, salmon and lampreys return to spawn in the stream in which they hatched years earlier। यानी लैम्प्रेस और जो हमारे पास फिशेस की एक किस्म है जिसको हम सालमन कहते हैं, तो ये उसी पानी में दोबारा रिटर्न करती हैं जिधर इन्होंने जन्म लिया होता है, यानी जहां पे का ओरिजिन हुआ है। Their migration to these streams often involve distance of hundreds of kilometers, and the fish's perception of the characteristic order of their spawning stream guide them। हालांकि अगर देखा जाए तो ये सैकड़ों मील का सफर बनता है, लेकिन फिर भी ये फिशेज जो हैं अपने सूंघने की हिस जो है, ऑर्डर स्मेल को इस्तेमाल करते हुए उस मखसूस पॉइंट पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा होता है पहुंच जाते हैं। तो ये तो इसके सेंस ऑफ स्मेल के बारे में था। अब आगे इसकी विजन के बारे में अगर बात करें, द आईज ऑफ फिशेस आर सिमिलर इन मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर टू दोज इन अदर वर्टिब्रेट्स। यानी ज्यादातर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह मिलता जुलता है। दे आर लिडलेस होएवर एंड द लेंसेज आर राउंड। लेकिन इनकी आंखों के ऊपर जो है ना वो कोई कवरिंग नहीं होती, कोई पर्दा नहीं होता, लिड नहीं होती, और जो है इनके राउंड होते हैं, गोल होते हैं। फोकसिंग रिक्वायर मूविंग द लेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द आईज। जब ये फोकस करते हैं तो आई बॉल जो है वो मूव करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जबकि हमारे केस में मोस्ट अदर वर्टिब्रेट फोकस बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस, कि लेंस है वो फैलता है, सिकुड़ता है, उस तरह जो है। तो ये इनमें विजन का प्रोसेस जो है वो उसकी बात हो रही है। तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करें आगे जो है, जैसे रिसेप्टर्स फॉर इक्विलिब्रियम, बैलेंस एंड हियरिंग इन द इनर ईयर्स ऑफ फिशेस एंड देयर फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। तो इनमें जो इक्विलिब्रियम के रिसेप्टर्स हैं जो इनकी बॉडी का बैलेंस बरकरार रखते हैं या इनको सुनने में मदद देते हैं, तो वो इनके इनर ईयर में है, यानी अंदरूनी कान में है। और इस इनर ईयर का वही काम है जैसे दूसरे वर्टिब्रेट्स में है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स, बच्चे हमने एवोल्यूशन में इनका पढ़ा कि सेमी सर्कुलर कैनाल जो बैलेंस में हेल्प आउट करते हैं इक्विलिब्रियम में। डिटेक्ट रोटेशनल मूवमेंट, तो ये डिटेक्ट कर लेते हैं जो गोल गोल मूवमेंट होती है, जैसे हमने गोल गोल चक्कर लगाए। एंड अदर सेंसरी पैचेस हेल्प द इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस बाय डिटेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। और बकिया कुछ रिसेप्टर भी जो हैं वो कशिश सिकल के खिलाफ जो है वो इसकी हेल्प करते हैं। Fishes lack the outer and middle ear।
फिशेज जो है इसके अंदर ना तो बैरूनी कान है ना दरमियानी कान है, वस्ती कान कोई नहीं है। विच कंडक्ट साउंड वेव्स टू देयर इनर ईयर इन ऑर्डर अदर वर्टिब्रेट्स। अदर वर्टिब्रेट में ये दोनों हैं, यानी बैरूनी कान भी है और वस्ती कान भी है। तो अगर इनमें ये नहीं है, उनका फंक्शन ये होता है कि वो साउंड वेव जो है ना उसको इनर ईयर की लेके जाता है। एनीवन, कोई भी, हु एंजॉय फिशिंग, कोई पर्सन हु एंजॉयज फिशिंग नो however that most fishes can hear। ऐसा पर्सन जो फिश पकड़ता है वो ये जानता है कि फिशेस सुनती हैं, यानी इनको सुनता है। अब वो कैसे सुनती हैं भला? वाइब्रेशन में pass from the water through the bones of the skull to the middle ear, and a few fishes have chains of bony ossicles that contain the swim bladder to the back of the skull। तो पानी के अंदर जो वाइब्रेशन इर्ताश जो है ना वो टकराती है किनके साथ? इसके स्कल के साथ, या बच्चे इसके स्विम ब्लैडर के साथ टकराती है। तो वो जो इनर ईयर तक जो है ना वो वहां तक वाइब्रेशन पहुंचा देती है फिशेस के केस के अंदर। जैसे आप इस डायग्राम में जो अभी हमने स्लाइड पढ़ी उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल देख सकते हैं, इनर ईयर देख सकते हैं, और स्विम ब्लैडर जो है वो भी अटैच हुआ है और वो इनर ईयर के करीब करीब ही है। तो वाइब्रेशन जब स्ट्राइक करती है, टकराती है फिश की बॉडी के साथ, तो उसको एम्पलीफाइड कर दिया जाता है, यानी बढ़ा दिया जाता है। किसकी मदद से? बाय दी स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर इसको बढ़ा देता है, यानी कई गुना बढ़ा देता है इस वाइब्रेशन को, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है। एंड आर सेंट थ्रू द ऑसिकल्स टू द स्कल। ऑसिकल्स पिछली स्लाइड में बताया कि ये ऐसे हैं कि जैसे वर्टिब्री होते हैं, यानी जैसे रीढ़ की हड्डी के मोहरे होते हैं। तो इनकी मदद से जो है ये कहाँ भेज दी जाती है? ईयर की तरफ भेज दी जाती है। रनिंग अलोंग ईच साइड। अच्छा, ये तो बच्चे इसके हेयरिंग के रिलेटेड था, बैलेंसिंग के रिलेटेड था। अब इक्विलिब्रियम में एक और भी बॉडी पार्ट इसका जो हिस्सा लेता है, रनिंग अलोंग ईच साइड ऑफ द ब्रांचिंग ओवर द हेड ऑफ मोस्ट फिशेस, लेटरल लाइन सिस्टम। पहले भी इसका बड़ा डिटेल से जिक्र आया कि लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो रन करती है ईच साइड बॉडी की अतराफ जो है। द लेटरल लाइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी पिट्स, यानी छोटे छोटे गड़े होते हैं, जैसे खड्डे होते हैं, सेंसरी पिट्स, लेकिन उसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन दैट कनेक्ट टू कैनाल दैट रन जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। जो बिलो द एपिडर्मिस जो है वो रन कर रही होती है। इन दीज पिट्स आर रिसेप्टर दैट आर स्टिमुलेटेड बाय द वाटर मूविंग अगेंस्ट देम। इन पिट्स के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो पानी की मूवमेंट का पता लगा लेते हैं, ऑपोजिट है या इन फेवर है। Lateral line are used to detect either water currents or a predator or a prey that may be using water movement in the vicinity of fish। इसके अलावा लेटरल लाइन का फंक्शन जो है आर यूज टू डिटेक्ट, किसकी डिटेक्शन में? आइदर वाटर करंट्स, पानी की जो लहरें हैं, और अ प्रीडेटर और अ प्रे दैट मे बी काजिंग वाटर मूवमेंट, किसी प्रीडेटर की मौजूदगी या प्रे की मौजूदगी जो काज करता है वाटर मूवमेंट इन द विसिनिटी ऑफ द फिश। फिश के विसिनिटी यानी जो उसका इलाका है इर्द गिर्द। फिशेस मे आल्सो डिटेक्ट लो फ्रीक्वेंसी साउंड विद दीज रिसेप्टर्स। इसी लेटरल लाइन सिस्टम के जरिए से वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड भी परसीव कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ये लेटरल लाइन सिस्टम की बच्चे डायग्राम वैसे तो पहले भी हमने बड़ी डिटेल में इसका जिक्र किया हुआ है। तो ये तो था नर्वस और सेंसरी फंक्शंस के बारे में। अगर आपको डिटेल आ जाए, नोट आ जाए, तो आप इन 4-5 पॉइंट जो उनकी बाद में डिटेल बताएगी उनके बारे में बता सकते हैं। जी, अगला बच्चे जो लेक्चर मतलब पोर्शन है हमारा फिशेस के अंदर इसकी मेंटेनेंस में, वो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन।
तो चूंकि फिश वर्टिब्रेट है बच्चे, तो फिशेस लाइक ऑल एनिमल्स मस्ट मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आयंस एंड वाटर इन देयर टिश्यूज। फिशेस दूसरे एनिमल्स की तरह मस्ट मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। वो इलेक्ट्रोलाइट का एक प्रॉपर बैलेंस जो है ना उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और वाटर कंसंट्रेशन जो है, दिस ऑस्मो रेगुलेशन इज अ मेजर फंक्शन ऑफ द किडनी एंड गिल्स ऑफ फिश। ऑस्मो रेगुलेशन में जो सबसे बड़ा रोल है वो किडनीज का है और गिल्स का है। जैसे बच्चे हमारी बॉडी में भी ऑस्मो रेगुलेशन ज्यादा किडनी और स्किन। तो किडनी आर लोकेटेड, अब अगर लोकेशन की बात करें किडनी कहाँ पे मौजूद है, किडनीज आर लोकेटेड नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, दरमियान में मौजूद है, लेकिन किस पोजीशन पे, जस्ट डॉर्सल टू द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन दैट लाइन द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के ऊपर एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर आपको किडनी नजर आएंगे। इस डायग्राम में आप किडनी देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए किडनी रेड कलर के जो है स्विम ब्लैडर के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे एज विद ऑल वर्टिब्रेट्स द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन द किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन। अब यहाँ पे हम फिश के किडनी के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो जैसे बकिया वर्टिब्रेट के किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन पे मुश्तमिल है। आप जानते हैं कि नेफ्रॉन ही किडनी की इकाई यूनिट है। नेफ्रॉन्स फिल्टर ब्लड बोर्न नाइट्रोजनस वेस्ट, ions, water, and small organic compounds across a network of capillaries called glomerulus. नेफ्रॉन के पास एक बूमैन कैप्सूल है बच्चे, उसमें कैपिलरी का नेटवर्क एक जाल है जिसको ग्लूमेरुलस कहते हैं। तो ये ग्लूमेरुलस का काम क्या है कि जो ब्लड बोर्न यानी ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, और नाइट्रोजनस वेस्ट बच्चे हमेशा याद रखें प्रोटीन से ही बनते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जो ब्लड में बने हैं, या बच्चे आयंस मौजूद है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। इसके अलावा वाटर और दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ग्लूकोज वगैरह हो सकता है। अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लूमेरुलस, यानी ग्लूमेरुलस का इस्तेमाल करते हुए द फिल्ट्रेट, जो ग्लूमेरुलस फिल्टर कर चुका, जो जिसको सीव में से उस छाननी में से गुजारा जा चुका, वो जो फिल्ट्रेट है जो फिल्टर के बाद हासिल हुआ, देन पास इनटू द ट्यूब्यूल सिस्टम वेयर इसेंशियल कंपोनेंट में बी रिप्लेस रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। उनको दोबारा ब्लड में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। द फिल्ट्रेट रिमेनिंग इन द ट्यूब्यूल सिस्टम इज देन एक्सक्रीटेड। और जो फिल्ट्रेट काम के नहीं है, वेस्ट पे मुश्तमिल है, उनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे, चूंकि फिशेस या तो फ्रेश वाटर हैं या फिर मैरीन वाटर हैं, तो फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में फर्क है। फ्रेश वाटर फिशेस लिव इन एन एनवायरनमेंट containing few dissolved substances, ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर। जो फ्रेश वाटर में रहती हैं वहां पे पानी की तो कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस जैसे आयंस, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन वगैरह जो इसकी कमी होती है, तो फिर ये क्या करती हैं, इन्होंने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट किया हुआ है कि अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अक्रॉस गिल ओरल एंड इंटेस्टाइनल सरफेस एंड द लॉस ऑफ एसेंशियल आयंस बाय एक्सक्रीशन एंड डिफेकेशन आर कांस्टेंट। कि ये पानी मुसलसल बॉडी में दाखिल होता रहता है और उनके जरिए से आयंस वगैरह लॉस होते हैं। To control excess water buildup and iron loss, freshwater fishes never drink and only take in water when feeding. Freshwater fishes पानी नहीं पीती, सिर्फ तब जब उन्होंने फीड कर रही होती है, ताकि पानी आए ही ना बॉडी में। तो फिर क्या है दूसरे नंबर पे, also the numerous nephron freshwater fishes often have large glomeruli and relatively short tubule system. इनमें ग्लूमेरुलाई काफी बड़ा होता है, ग्लूमेरुलस से होता है, लेकिन ट्यूब्यूल्स
जो बाद में लूप ऑफ फैनल है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनल जो है, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह जो है, ट्यूब्यूल सिस्टम जो है वो शॉर्ट है। जितना शॉर्ट होगा उतनी ही कम एब्जॉर्बेंस होगी पानी की। Reabsorption of some ions and organic compound follows filtration. फिल्ट्रेशन के बाद आयंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, जो काम की चीजें हैं, सोडियम पोटाशियम वगैरह की। बिकॉज द ट्यूब्यूल सिस्टम इज रिलेटिवली शॉर्ट, लिटिल वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, थोड़ा पानी रीअब्सॉर्ब किया जाता है। Thus, freshwater fishes produce large quantities of very dilute urine. क्योंकि पानी ज्यादा होता है उसमें तो डाइल्यूट यूरिन होता है इसमें। आयंस आर स्टिल लॉस्ट, लेकिन फिर भी आयन तो लॉस्ट हो रहे हैं। However, ताहम थ्रू द यूरिन एंड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस गिल्स एंड ओरल सरफेसेस, इन जगहों से जो है फिर क्या किया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस इनटू द ब्लड एट द गिल कंपनसेट फॉर दिस आयन लॉस। तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, यानी गिल्स के ऊपर जो आयंस आते हैं, मतलब वहां पे पानी में, उनको एक्टिवली एब्सॉर्ब किया जाता है ब्लड के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से, यानी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। फ्रेश वाटर फिशेज आल्सो गेट सम साल्ट इन देयर फूड, और कभी कभार ये ऐसी खुराक का इंतखाब करते हैं जो साल्टी होती है। मेरीन फिशेज फेस द ऑपोजिट प्रॉब्लम, जबकि मेरीन फिशेज जो है उसकी प्रॉब्लम ऑपोजिट है। Their environment contain 3.5% ions and their tissue contain approximately 0.65% ions. Marine water में 3.5% ions होते हैं, यानी salts होते हैं, और जबकि जो फिशेज वहां पर रह रही हैं उनकी बॉडी के अंदर 0.65% ions होते हैं। Marine fishes therefore must combat water loss and accumulation of excess ions. इनका प्रॉब्लम उलट है, इनका पानी जो है वो नहीं है इनके पास, लेकिन आयंस ज्यादा है, पानी लॉस हो रहा है, आयंस एक्सेस है। तो फिर ये क्या करते हैं, इन्होंने अडॉप्ट क्या किया, दे ड्रिंक वाटर एंड एलिमिनेट एक्सेस आयन बाय एक्सक्रीशन। ये पानी पीते हैं, पीने के बाद ये आयंस एक्सक्रीशन के जरिए से एक्सेस आयन जो है वो निकालते हैं, एक्सक्रीशन से, डेफिकेशन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस गिल सरफेस, हत्ता के गिल की सरफेस से भी जो है वो निकालते हैं। चूंकि हमने कहा कि मेरीन और फ्रेश वाटर उलट हैं, द नेफ्रॉन ऑफ मेरीन फिशेज ऑफन पोजेस स्मॉल ग्लूमेरुलाई, इनमें स्मॉल ग्लूमेरुलाई होता है, और ट्यूब्यूल सिस्टम लॉन्ग होता है, मच लेस ब्लड इज फिल्टर्ड, यानी वहां पे हमने देखा था कि उनकी लार्ज ग्लूमेरुलाई थी और शॉर्ट ट्यूब्यूल्स था, इनकी ट्यूब्यूल्स लॉन्ग है। मच लेस ब्लड इज फिल्टर देन इन फ्रेश वाटर फिशेस, इनमें ब्लड कम फिल्टर किया जाता है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर फिशेस, एंड वाटर इज एफिशिएंटली ऑल्दो नॉट इंटायरली रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द नेफ्रॉन, और कोशिश ये की जाती है कि जितना हो सके वाटर एब्सॉर्ब किया जाए, रीअब्सॉर्ब, लेकिन वो मुकम्मल रीअब्सॉर्ब नहीं होता वाटर जो है। Elasmobranchs have a unique osmoregulatory mechanism. Elasmobranch एक फिशिस का ग्रुप है, हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा है। तो एक यूनिक ऑस्मोरेगुलेटरी में मैकेनिज्म है, वो क्या है, दे कन्वर्ट सम ऑफ देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया इन द लिवर। तो ये क्या करते हैं कि अपने लिवर के अंदर ही जो एक्सेस इनके पास अमोनिया है उसको यूरिया में, नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज in itself is somewhat unusual because most fishes excrete ammonia rather than urea. क्योंकि ज्यादातर फिशेज जो हैं वो तो अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, तो ये अनयूजुअल है, यानी मामूल से हट के है, गैर मामूल। इवन हत्ता के more unusual however is that urea is just sequestered in tissue all over the body. यूरिया को बॉडी के टिश्यूज में स्टोर कर लिया जाता है, sequestered। ये
उससे भी ज्यादा गैर मामूली बात है। इनफ यूरिया इज स्टोर्ड टू मेक बॉडी टिश्यू स्लाइटली हाइपर ऑस्मोटिक टू सी वाटर। इतना ज्यादा यूरिया स्टोर कर लिया जाता है कि वो सी वाटर के निस्बत हाइपर ऑस्मोटिक हो जाते हैं, यानी हाइपर कंसंट्रेशन में है, बाहर कम है, अंदर बॉडी में ज्यादा है। Therefore, the problem of most marine fishes have of losing of water to their environment is much less severe for elasmobranchs। तो यही वजह है, जब इनकी बॉडी के अंदर ही यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी इनका लॉस नहीं होता, क्योंकि पानी जो है हमेशा वो जिस तरफ साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस तरफ आएगा। Energy that does not have to be devoted to water conservation can now be used in other ways। और वो एनर्जी जो इस्तेमाल हो रही थी पानी को कंजर्व करने के लिए, वो दूसरे वेज में इस्तेमाल हो सकती है, ग्रोथ वगैरह में, रिप्रोडक्शन में हो सकती है। दिस एडाप्टेशन रिक्वायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू हाई लेवल ऑफ यूरिया because urea disrupt important enzyme system in tissue for most of other enzyme। तो इन्होंने कुछ और अडाप्टेशंस की है इस हाई लेवल को टॉलरेंट करने के लिए, जैसे एक एंजाइम है अमाइनो इथाइल ऑक्साइड एथाइल ऐसे करके भी एंजाइम है, तो वो इन्होंने डेवलप किया ताकि वो यूरिया जो एंजाइम वगैरह को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये वो लेस्मोब्रेंड की जो भी बात हो रही थी। तो इस अडाप्टेशन के साथ साथ इन स्पाइट ऑफ दिस यूनिक अडाप्टेशन elasmobranch must still regulate the iron concentration in their tissues। फिर भी वो यूरिया के होते हुए भी आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। In addition to having iron absorbing and secreting tissue in their gills and kidneys, elasmobranch possesses a rectal gland। इसके अलावा इनके पास एक रेक्टल ग्लैंड होता है। रेक्टल ग्लैंड रेक्टम के पास होता है। रेक्टम यानी लार्ज इंटेस्टाइन या एनस के करीब जो है ये मौजूद होता है। रेक्टल ग्लैंड जो है that remove excess sodium chloride from the blood and excrete it into the cloaca। और रेक्टल ग्लैंड जो है एक्सेस सोडियम क्लोराइड लेता है, लेने के बाद उसको क्लोएका में खारिज कर देता है। क्लोएका अब है क्या, इसकी डेफिनेशन भी नीचे लिखी है। इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स। यानी एक ही ओपनिंग है एक्सक्रीशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए और डाइजेस्टिव जो वेस्ट है डेफिकेट करने के लिए, एक ही ओपनिंग को क्लोएका कहते हैं। तो इसके अलावा बच्चे डायाड्रोमस फिशेस, ये मैंने बड़ी डिटेल से बताया है, एनाड्रोमस कैटाड्रोमस और डायाड्रोमस जो है जो फ्रेश और मेरीन वाटर में आती जाती रहती हैं। फिशेस माइग्रेट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मेरीन एनवायरनमेंट, यानी ये माइग्रेट करती रहती हैं। इनकी एग्जांपल है एक साल्मन ओकोरिंकस और मेरीन लैम्प्रे जो है, जैसे पेट्रोमाइजोन माइग्रेट फ्रॉम द सी टू फ्रेश वाटर टू स्पेन। तो ये स्पानिंग करने के लिए ये माइग्रेट करती है सी टू फ्रेश वाटर, एंड फ्रेश वाटर ईल जैसे माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर टू मेरीन एनवायरनमेंट टू स्पान, यानी उलट है। तो डायड्रोमस माइग्रेशन रिक्वायर गिल कैपेबल ऑफ कोपिंग विद बोथ अपटेक एंड सिक्रीशन ऑफ आयंस। अब देखें बच्चे, एक ही फिश है वो पहले मेरीन एनवायरनमेंट में रह रही है, उसके बाद उसने जाना है किस में, उसने जाना है फ्रेश वाटर में। वहां पे एनवायरनमेंट और है, यहाँ पे और है। तो उन्होंने अपने गिल्स को इस काबिल बनाना है कि जब वो मेरीन इन्वायरमेंट में हो तो एक्टिवली वो सक्रीट करें आइंस को, और जब फ्रेश वाटर में जाएं तो एक्टिवली आइंस को एब्जॉर्ब करें गिल्स की मदद से। Osmoregulatory power needed for migration between marine and freshwater environment may not be developed in all life history stage। और ये भी नहीं है बच्चे कि ये पूरी लाइफ हिस्ट्री स्टेज पे डेवलप नहीं होती, इसका एक टाइम होता है। जैसे जो यंग सालमन है फॉर एग्जांपल कैनॉट इंटर द सी अंटिल सर्टेन सेल्स ऑन द गिल डेवलप आयन सेक्रेटिंग पावर। यानी ऐसे ही नहीं है कि फिश जो है वो फ्रेश वाटर में जन्म मतलब स्पानिंग हुई, वो हैचिंग हुई, अंडे में से बाहर आई और उसके बाद फौरन बाद वो चलेगी कहाँ पे, समुद्रों में। नहीं, उसको वेट करना पड़ता है कि उसके गिल जो हैं वो इस काबिल हो जाएं कि वहां पे
समुंदर में, नमकीन पानी में जो साल्ट है उनको एक्सक्रीट कर सके एक्टिवली। Fishes have few problem getting rid of nitrogenous byproducts of protein metabolism. तो इनको कुछ प्रॉब्लम है। अप टू 90% ऑफ नाइट्रोजनस वेस आर एलिमिनेटेड एज अमोनिया बाय डिफ्यूजन अक्रॉस गिल सरफेस। 90% जो है ना नाइट्रोजनस वेस आर एलिमिनेटेड एज अमोनिया बाय डिफ्यूजन अक्रॉस गिल सरफेस। गिल की सरफेस में से अब 90% जो है ना अमोनिया गिल से बचे, किडनी से नहीं, गिल से, क्योंकि किडनी का स्ट्रक्चर डैमेज कर दे अमोनिया इतनी जहरीली होती है। आपको पता होगा कि 1 ग्राम अगर अमोनिया है तो उसके लिए 500 ml वाटर चाहिए डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जबकि 50 अगर 1 ग्राम हमारे पास यूरिया हो तो उसे 50 ml वाटर चाहिए, और अगर 1 ग्राम यूरिक एसिड हो तो सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए। इसीलिए फिर गिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर फिशेस ने अमोनिया क्यों अपनाई? इवन दो अमोनिया इज टॉक्सिक, aquatic organism can have it as an excretive product because ammonia diffuse into the surrounding water, कि वो जल्दी से सराउंडिंग वाटर में डिफ्यूज हो जाती है। द रिमेनिंग 10%, तो वो जो बकिया 10% नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कैसे एक्सक्रीट आउट होते हैं? वो यूरिया की फॉर्म में, वो क्रिटीन की फॉर्म में, या क्रिटनीन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होते हैं। These wastes are produced in the liver and are excreted via the kidney. ये जो यूरिया है, क्रिटीन है या क्रिटनीन है, तो ये कहाँ पे? लीवर में बनते हैं और किडनी के भी मदद से इनको खारिज किया जाता है। अमोनिया किडनी के जरिए से नहीं, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है। तो ये इसकी ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के बारे में था। नेक्स्ट जो हमारी 4-5 स्लाइड्स हैं बच्चे, लास्ट सेगमेंट, वो फिशेस की रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में है। तो बच्चे रिप्रोडक्शन, कोई भी जानदार अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए, अपनी बका के लिए, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। और उसके बाद डेवलपमेंट जो है, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है, हत्ता कि अडल्ट फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पे पहले ही सेंटेंस में है कि अमेजन करें, फर्ज करें 45 kg ऑफ केवायर फ्रॉम अ सिंगल 450 kg स्टर्जियन। केवायर बच्चे लास्ट टाइम आपको इसके बारे में बताया था, अंडों को कहते हैं स्टर्जियन के अंडे जो हैं। और इनका काम जो है वो क्या है भला? अमेजन 45 kg ऑफ केवायर फ्रॉम अ सिंगल 450 kg स्टर्जियन जो है, अमेजन वह करें कि 45 किलोग्राम आपको के वायर अंडे जो है हासिल हुए एक 450 किलोग्राम की स्टर्जियन से। एडमिटेडली a 450 kg स्टर्जियन इज अ वेरी लार्ज फिश। इसको हम एडमिट करते हैं कि ये बहुत बड़ी फिश है। बट अ फिश प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ एग इन अ सिंगल सीजन इज नॉट अनयूजुअल। तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है कि फिश जो है वो तकरीबन एक सीजन में मिलियंस के हिसाब से एग जो है वो लेइंग करती है। These numbers simply reflect the hazards of developing in aquatic habitats unattended by parents। और ये तादाद जो है मिलियंस में अंडे देने की जो है, ये एक्वेटिक हैबिटेट में खतरा लाहक करती है, इतनी ज़्यादा तादाद। और अनअटेंडेड बाय द पेरेंट्स, और पेरेंट्स जो हैं वो भी अनअटेंडेड, यानी वो भी इनकी हिफाजत नहीं कर पाते। The vast majority of these millions of potential adults will never survive to reproduce। इतनी वसी या इतनी ज्यादा तादाद जो अंडों की है, millions of potential adults will never survive to reproduce, कि वो अडल्ट्स बनते ही नहीं है या इस उम्र को पहुंचते ही नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, यानी उससे पहले ही मर जाते हैं। नेचर का ये कानून है, एवोल्यूशन में आप पढ़ते हैं जैसे। Many eggs will never be fertilized। बहुत सारे अंडे फर्टिलाइज ही नहीं हो पाते। Many fertilized egg may be washed ashore and dry currents and tides will smash
many eggs and embryos and other will fall in victim of predation। बहुत सारे अंडे जो है वो लहरें बहा के साले समुंदर के साथ खुश्की पे पहुंचा देते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, कुछ को प्रीडेटर खा लेते हैं। तो बस चंद एक ही बचते हैं। इन स्पाइट अगरचे ऑफ ऑल दीज हैजर्ड्स, इन तमाम खतरात के बावजूद, if only 4 of the millions of embryos of each breeding pair survive and reproduce, the population will double। अगर इन स्पाइट, अगरचे ये सारे खतरात हैं, फिर भी इन मिलियंस ऑफ एग में से सिर्फ 4 जो हैं वो बच जाएं और रिप्रोड्यूस करें, तो इस की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। एक पेरेंट मेल फीमेल की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, यानी 2 से 4 हो गए। प्रोड्यूसिंग ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ एग्स, बहुत बड़ी तादाद में अंडे पैदा करने की एबिलिटी, however, is not the only way that fishes increase the chance that a few of their offspring will survive। इतनी ज्यादा तादाद जो है वो इस काबिल बनाती है कि चलें चंद एक मेंबर तो बचेंगे ही इनके। सम फिशेस शो मेटिंग बिहेवियर, अच्छा कुछ में मेटिंग बिहेवियर भी होते हैं। that help ensure fertilization or nesting behavior that protect egg from predation, sedimentation and fouling। कुछ फिशेस यानी वो जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, मेटिंग बिहेवियर है, जिसमें वो मेल जो है ज्यादा गुस्से वाला फीमेल लाइक करती है, फिशेस के केसेस ऐसे होते हैं, या उसका कलर ऐसा हो कि वो अट्रैक्टिव हो, तो फीमेल उनको, यानी ये मेटिंग बिहेवियर में आ जाते हैं। कुछ जो है वो नेस्ट बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं, और इस बात की गारंटी देते हैं कि एग्स जो हैं वो प्रीडेशन से बचाएंगे, सेडिमेंटेशन पत्थरों के नीचे आने से बचा लेंगे, फाउलिंग खराब होने से बचा लेंगे। मेटिंग में अकर इन लार्ज स्कूल्स, स्कूल बच्चे ग्रुप को कहते हैं, फिश के जो ग्रुप है ना, जत्था ग्रुप, उसको स्कूल कहते हैं। कि मेटिंग जो है मे अकर इन लार्ज स्कूल, बड़े बड़े ग्रुप में हो रही होती है। and one individual releasing egg or sperm often releases spawning pheromones that induce many other adults to spawn। तो many organism जो है वो हिस्सा ले रहे होते हैं। individual releasing eggs or sperm often release spawning pheromones that induce many other adults to spawn, कि वो भी spawn करें। फेरोमोन्स केमिकल्स होते हैं जो दूसरे के बिहेवियर को चेंज कर दें। एक फेरोमोन बच्चे, जैसे हमारे अंदर पसीने का आना जो है वो भी एक फेरोमोन है। Huge masses of eggs and sperm released into the open ocean ensure the fertilization of many eggs। तो बहुत ज्यादा तादाद में अंडे और स्पर्म जब रिलीज होते हैं तो इस बात की निशानदेही है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो होगी ज्यादा अंडों की। इसके अलावा दी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फिशेज आर ओविपेरस, ज्यादातर फिशेज जो है ना वो ओविपेरस हैं, अंडे देते हैं। मीनिंग दैट एग्स डिवेल्प आउटसाइड द फीमेल फ्रॉम स्टोर्ड यॉक, अंडे देने वाले। लेकिन सम इलास्मोब्रैंक्स आर ओवोविविपेरस, लेकिन कुछ जो है वो ओवोविविपेरस हैं, यानी वो एग ले करके अपनी बॉडी के अंदर ही उसको रख लेते हैं और वहीं पे डेवलपमेंट होती है, वहीं पे, यानी अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। ऐसी कोई थैली बनाई हो ओविडक्ट में या पेट में ऐसे, तो उनको ओवोविविपेरस कहते हैं। एंड देयर एम्ब्रियोज डेवलप इन अ मॉडिफाइड ओविडक्ट ऑफ द फीमेल। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड फ्रॉम यॉक स्टोर्ड इन द एग्स। अच्छा, ये जो ओवोविविपेरस है, इसको न्यूट्रिएंट्स उस अंडे के अंदर जो मौजूद यॉक है वो प्रोवाइड करती है। अदर इलास्मोब्रैंक्स, कुछ दूसरी इलास्मोब्रैंक्स इंक्लूडिंग ग्रे रीफ शार्क्स एंड हैमरहेड आर विविपेरस, बच्चे देते हैं, बच्चे लाइव बर्थ हमारी तरह। कुछ फिशेज जो हैं जैसे रीफ शार्क है, ग्रे रीफ शार्क और हैमरहेड जो विविपेरस है मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। A placenta-like outgrowth of a modified oviduct diverts nutrients from the female to the yolk sac of developing embryo। प्लेसेंटा-like outgrowth यानी वो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें मदर और बेबी के दरमियान न्यूट्रिएंट्स, गैसेस
वेस्ट का तबादला होता है, प्लेसेंटा जिसे कहते हैं। तो लाइक आउटग्रोथ बनती है, मॉडिफाइड ओविडक्ट डाइवर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फीमेल टू द यॉर्क सैक फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियोज। वो यॉर्क सैक में वो ट्रांसफर करती रहती है, यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है। इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ वीवी पैरस बोनी फिशेज यूजुअली अकर इन ओवेरियन फॉलिकल्स। तो जो इंटरनल डेवलपमेंट है वीवी पैरस की, वो फिशेज के ओवेरियन फॉलिकल्स, बच्चे फॉलिकल ऐसे सेल्स हैं जो एग जिनके पास होता है फीमेल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी ओवरी में मौजूद है, ट्रैक नहीं और गुनेड वहां पे मौजूद है, रादर देन इन ओविडक्ट, यहाँ पे ओविडक्ट में डेवलप नहीं होता। एक फिश है गप्पीज, गप्पीज लेवेस्टस, एग्स आर रिटेन्ड इन दी ओवरी, ये एग ओवरी के अंदर ही रिटेन करते हैं, यानी ओविडक्ट में भी नहीं आने देते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट अकर देयर, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है ओवरी के अंदर ही, वहीं पे डेवलपमेंट होती है। Embryos are released into the cavity within the ovary and development continue with nourishment coming partially from yolk and partially from ovarian secretion। तो एम्ब्रियो वहीं पे डेवलप करता है, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है कैविटी, एक खला, एक क्रेविसिस यानी एक जो पाउच थैली नुमा जगह पे ओविडक्ट के अंदर ही, वहां पे वो डेवलपमेंट अपनी कंप्लीट करता है, जैसे with nourishment coming partially from yolk and partially from ovarian secretion, ओवरी की जो secretion है वहां से। तो some fishes have a specialized structure that aid in sperm transfer, कुछ fishes के पास ना ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे वो, यानी मेल के पास, जिसकी मदद से वो स्पर्म का ट्रांसफर करता है फीमेल बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, क्लोएका में। मेल इलेस्मोब्रैंक फॉर एग्जांपल है मॉडिफाइड पेल्विक फिन, इनका पेल्विक फिन मॉडिफाई हो चुका होता है, उसको क्लास्पर कहते हैं। ड्यूरिंग कपुलेशन, जब इनका मिलाप होता है मेल फीमेल का, मेल इंसर्ट अ क्लास्पर इनटू द क्लोएका ऑफ फीमेल। वो जो क्लोएका है जिसमें बच्चे वो एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है, वो डेफिकेशन का भी काम कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन का भी काम कर रहा है, वो पॉइंट ये उसमें यानी उसको दंसा देता है और स्पर्म ट्रांसफर करता है। स्पर्म ट्रेवल अलोंग ग्रूव्स ऑफ द क्लास्पर। फर्टिलाइजेशन अकर इन द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक, वहां पे होती है फर्टिलाइजेशन फिर इन फिशेस में, and usually result in a high proportion of egg being fertilized than in external fertilization। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बजाय जितने भी एग बनते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, लेकिन 10 फिशेस विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन यूजुअली प्रोड्यूस फ्यूअर एग्स, इनके एग्स कम होते हैं, जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है तादाद में कम होते हैं। तो मैनी फिशेस, अगर कुछ फिशेस की बात करें, इन मैनी फिशेस केयर ऑफ द एम्ब्रियो, अब बच्चे फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन गया, तो केयर जो है वो बहुत सारी फिशेस में लिमिटेड है, महदूद है या ना होने के बराबर है। लेकिन सम फिशेस होएवर कंस्ट्रक्ट एंड टेंड नेस्ट, वो अपने नेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, घोंसला बनाते हैं पानी में ही। तो एंड सम कैरी एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और कुछ अपने एम्ब्रियो को अपने साथ ही रखते हैं, अपने मुंह में रखते हैं, अपनी बॉडी के करीब रखते हैं डेवलपमेंट के दौरान। तो क्लस्टर्स ऑफ एम्ब्रियो में बी ब्रूडेड इन स्पेशल पाउच अटैच टू सम पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कोई थैली बनाई होती है जैसे कैंगरू आप देख सकते हैं, आर दे में बी ब्रूडेड इन द माउथ। बाज फिशेज ने अपने मुंह के अंदर अपने एम्ब्रियोज लेके जाके वहीं पे उनकी जो है वो डेवलपमेंट अर्ली करवाते हैं। Some of the best known brooder include seahorse and pipe fishes। मरुजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रूडर जो अपने मुंह के अंदर अपने ऑफस्प्रिंग रखते हैं। Males of these closely related fishes carry embryo through development in ventral pouches। तो मेल जो है वो अपने एम्ब्रियो को जो है वो रख लेते हैं, जो डेवलपिंग है, अपनी वेंट्रल पाउच, अपने पेट वाली साइड पे जो पाउच थैली बनी होती है। इसी तरह ब्राजीलियन कैटफिश जो है ब्रूड एम्ब्रियो इज एन लार्ज लोअर लिप, उसके होंठ के नीचे रहते हैं बच्चे। एक सनफिश है, एक स्टिकल बैक, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म केयर ऑफ पोस्ट हैचिंग यंग।
पोस्ट हैचिंग, हैचिंग कहते हैं अंडे से बाहर आना, और पोस्ट उसके बाद वाला अमल जो है उसमें सनफिश और स्टिकलबैक कुछ अरसे के लिए केयर करती हैं अपने यंग वन की। मेल स्टिकलबैक assemble fresh plant material into a mass in which the young take refuge। तो मेल स्टिकलबैक की अगर बात करें तो वो फ्रेश प्लांट मटेरियल जो है ना उसको इकट्ठा कर लेते हैं, असम्बल कर लेते हैं, और उसमें वो अपने घोंसला ऐसा बना लेते हैं, और जो नन्हे उनके बच्चे हैं उनको वो पनाह देते हैं, refuge। If one offspring wanders too far from the nest, अगर कोई घूमता हुआ कोई ऑफस्प्रिंग दूर निकल जाए नेस्ट में से, द मेल स्नैप्स इट अप इन इट्स माउथ एंड स्पीट इट बैक इनटू द नेस्ट। मेल उसको उठा के लेके आता है और वापस जो है वो घोंसले में फेंक देता है, थूक देता है, जैसे मुंह की मदद। सनफिशेस मेल डू द सेम फॉर यंग दैट वैंडर फ्रॉम स्कूल। स्कूल ग्रुप को कहते हैं, यानी वो जो फिशेस का ग्रुप है वहां से जो दूर चले गए हैं, रिसेंटली हैच्ड हैं, उनको वापस लेके आया जाता है। द सिक्लेट्स, यानी एक फैमिली है सिक्लिडी फिशेस की, इंगेज इन लॉन्गर टर्म्स केयर। वो लंबे अरसे तक अपने यंग वन की केयर करते हैं। इन सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में यंग आर माउथ ब्रूडर। तो यंग जो होते हैं वो माउथ ब्रूडर यानी मुंह में ही रहते हैं, तो वहीं पे वो ब्रूडर यानी वो ब्रूड हम कहते हैं जो ब्रीडिंग के नतीजे में पैदा होता है उसे। एंड अदर स्पीशी टेंड यंग इन नेस्ट, कुछ घोंसलों में रहना पसंद करते हैं। आफ्टर हैचिंग, जब अंडे से बाहर आ जाते हैं, द यंग वेंचर फ्रॉम द पेरेंट माउथ आर नेस्ट बट रिटर्न क्विकली व्हेन द पेरेंट्स सिग्नल डेंजर विद द फ्लिकरिंग ऑफ पेल्विक फिन। तो वो जब अंडों से बाहर आ जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं, वो थोड़ा दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर जल्दी से वापस आ जाते हैं अपने पेरेंट के पास, जब पेरेंट जो है वो पेल्विक फिन हिला के बताता है या बताती है कि यहाँ पे खतरा है। तो ये यहाँ पे हमारी फिशेस जो है ना एंड हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एम्फीबियन शुरू करेंगे।